हेलो फ्रेंड्स, ई सकुंदम के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया म्यांमार रिलेशनशिप के बारे में। ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप का हमारा एक टॉपिक है जिसको आज हम कवर करेंगे। तो ये रिलेशनशिप इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इंडियन आर्मी चीफ एम नरावने एंड फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रिंगला इसी हफ्ते म्यांमार की यात्रा पे गए हैं। ये यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी इंडिया का जो स्टैंड ऑफ है, लद्दाख स्टैंड ऑफ, वो चाइना के साथ चल रहा है। तो इस यात्रा को देखा जा रहा है कि इंडिया जो है अपने नेबरहुड में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये इंडियन आर्मी चीफ का कोविड के टाइम पे पहला ऐसा विजिट है और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जो आर्मी चीफ है एम नरावने वो इंडियन डिफेंस अटाचे रह चुके हैं म्यांमार में इन द पास्ट। और जो इन्होंने मुलाकात की म्यांमार के स्टेट काउंसलर आंग सांग सू की से, बात बहुत सारे मुद्दों पे हुई है। और श्रृंगला जो हमारे हर्ष श्रृंगला जो कि फॉरेन सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा है कि जिन मुद्दों पे बात हुई है वो है कोविड का पैंडेमिक, रोहिंग्या, द वैक्सीन एंड बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई है। और साथ ही साथ उन्होंने धन्यवाद भी दिया है म्यांमार की सरकार का, जिन्होंने 22 इंडियन इंसर्जेंट जो थे वहाँ पे उनको उन्होंने इंडिया को हैंड ओवर कर दिया है। तो ये न्यूज़ में है, इसीलिए है ये रिलेशनशिप। अब हम कुछ कन्वेंशनल पार्ट को देखेंगे इंडिया म्यांमार की रिलेशनशिप की। तो म्यांमार जो है वो इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लिंकेज। और ये जो हमारा रिलेशनशिप है वो बहुत टाइम से है, कॉलोनियल पास्ट हम लोगों का एक ही है। और ये रिलेशनशिप ऑफिशियली शुरू हुआ जब ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुआ इन द ईयर 1951। तो आप देख सकते हैं ये है इंडिया, बहुत सारे स्टेट्स की बाउंड्री जो है वो म्यांमार से लैंड बाउंड्री है। और आप देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल से हमारी जो मैरीटाइम बाउंड्री है वो भी म्यांमार के साथ लगती है। अब हम बात करते हैं इंडिया म्यांमार बायलैटरल रिलेशनशिप और जो एरिया ऑफ कोऑपरेशन सहयोग के जो क्षेत्र हैं उसके बारे में। एक एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस, महत्ता क्या है। तो इंडिया और म्यांमार का जो बाउंड्री है, लैंड बॉर्डर, वो ऑलमोस्ट 1643 किलोमीटर्स का है और साथ ही साथ मैरीटाइम बाउंड्री भी है इन द बे ऑफ बंगाल। इंडिया इंडिया और म्यांमार जो है वो इंडिया के 4 स्टेट्स मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री जो है वो शेयर करता है। तो इसलिए हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ म्यांमार थाईलैंड से जुड़ता है, आसियान का पार्ट है। तो ये हमारे लिए साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे है। म्यांमार और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है वो बहुत ही ज़्यादा पोरस है, पुअरली गार्डेड है और बहुत ही दूर दूर पे है क्योंकि जो टैरिफ है यहाँ पे वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है जिसको वहाँ पे गाइड नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलप है, इंसर्जेंसी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और यहाँ पे ओपियम की बहुत ज़्यादा खेती होती है। ये जो म्यांमार थाईलैंड वाला जो एरिया है इसको कहा जाता है गोल्डन ट्रायंगल का एरिया। तो जो ड्रग की जो स्मगलिंग होती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में वो बहुत बड़ी समस्या है। जो इंसर्जेंसी की जो प्रॉब्लम है, यहाँ के जो इंसर्जेंट ग्रुप है जैसे कि नागालिम की जो डिमांड करते हैं, वो सारे अटैक करते हैं आर्म फोर्सेस पे एंड देन चले जाते हैं म्यांमार के गांव में जाके छुप जाते हैं। तो आपको याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक से पहले इंडियन आर्मी म्यांमार में जाके ऑपरेशन की थी। ये उसी के लिए की थी क्योंकि जो इंसर्जेंट ग्रुप्स होते हैं वो अटैक करते हैं एंड देन दे टेक रिफ्यूज इन म्यांमार विलेज। तो इंसर्जेंट प्रोन एरिया है, तो अगर आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को पीसफुल रखना है तो हमारे म्यांमार के साथ रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, एक कॉपरेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए। फिर ड्रग ट्रैफिकिंग मैंने आपको बताया, आर्म ट्रैफिकिंग दूसरी बात है। और एक और प्रॉब्लम है रोहिंग्या की। ये बहुत ही कॉमन है। ये जो रोहिंग्या जो आते हैं एज अ रिफ्यूजी इन इंडिया, दे मोस्टली कम एज अ ड्रग पेडलर्स। एंड रोहिंग्या किस तरह से इंडिया के सिक्योरिटी के लिए चैलेंज है, बहुत सारी रिपोर्ट भी इस पे आई है। तो इसीलिए स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस म्यांमार का हमारे डिफेंस के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, साउथ ईस्ट एशिया के लिए, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए, एक्ट ईस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं दूसरे मुद्दे की तरफ, डैट इज ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स। तो अगर इंडिया को अपना एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को सक्सेसफुल बनाना है तो इसका रास्ता म्यांमार से ही होके जाता है। अगर बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो 1980 के दशक में इंडिया म्यांमार के बीच में जो ट्रेड था वो 12 मिलियन के आसपास था और 2016-17 में ये ट्रेड जो है वो 2 बिलियन के आसपास पहुंचा है। पर ये कुछ भी नहीं है अगर चाइना से कंपेयर करें तो ट्रेड होता है पर उतना ज़्यादा नहीं। इंडिया का जो ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम है फॉर लीस्ट डेवलप कंट्रीज़, म्यांमार उसका बेनिफिशियरी है। इंडिया की कुछ कंपनी जैसे कि इसार, गेल, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड एक्सेट्रा जो है वो म्यांमार के एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करती हैं। बैंकिंग सेक्टर जो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, यहाँ पे दोनों कंट्री का जो है वो कॉपरेशन है।
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिम बैंक, ये जो है वो म्यांमार में इनके ऑफिसेज़ हैं। इंडियन फर्म्स जो है वो म्यांमार में मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और पावर सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा सहयोग प्रदान करती है। अब हम बात करने वाले हैं कनेक्टिविटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कनेक्टिविटी के बारे में। तो कनेक्टिविटी को हम समझने का प्रयास करेंगे थ्रू मैप्स। तो कनेक्टिविटी, अगर म्यांमार इंडिया के बारे में बात करें तो एक नाम जो आपको पता होना चाहिए वो है कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट। ये एक रोड, रिवर एंड पोर्ट कार्गो ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है जो कि लिंक करेगा कोलकाता को, जो सितवे में है म्यांमार, उससे थ्रू सी रूट। उसके बाद सितवे से ये पलितवा जाएगा थ्रू रिवर कालादान, और यहाँ से एक हाईवे बनेगा कलितवा से मिज़ोरम तक के लिए। रोड से हमारे नॉर्थ ईस्ट को ये कनेक्ट करेगा। तो आपने देखा, पहले तो समुंदर का रास्ता, फिर नदी और फिर रोड। तो ये हमारा रोड, रिवर, पोर्ट, कार्गो ट्रांसपोर्ट लिंक है जो कि कोलकाता को सितवे से जोड़ेगा, फिर सितवे को जो है वो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जोड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे चिकन नेक, तो यहाँ से यहाँ तक आने में बहुत टाइम लगता है, पर अगर आप इस रास्ते से जाएंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। तो कनेक्टिविटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो हाईवे है वो है इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड का जो जोड़ने वाला हाईवे है, उसको कहते हैं एशियन ट्राइलेटरल हाईवे। ये जो है वो मणिपुर में मोरे जगह है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वहाँ से जाएगा तमू जो म्यांमार में है, वहाँ से जाएगा मंडले, मंडले से जाएगा मायावड्डी, उसके बाद ये जाएगा मेशो जो कि थाईलैंड में है। तो आपने देखा, मणिपुर से म्यांमार, म्यांमार से थाईलैंड, तो ये 3 कंट्रीज़ को ये आपस में लिंक करता है। अब हम बात करने वाले हैं, हमने कनेक्टिविटी के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट असिस्टेंस के बारे में कि इंडिया किस तरह से विकास में म्यांमार की सहायता प्रदान करता है। तो इंडिया ने ऑलरेडी म्यांमार को $2 बिलियन का सॉफ्ट लोन दिया हुआ है। जितनी भी डेवलपमेंट असिस्टेंट है उसमें असिस्टेंस जितना भी इंडिया प्रोवाइड कर सकता है उसमें वो करता है, जैसे कि हाई लर्निंग एंड रिसर्च प्रोग्राम्स में, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में, एडवांस सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च में, एजुकेशन में। और साथ ही साथ दोनों कंट्री जो है वो चाहते हैं कि जो रखाइन स्टेट है जहाँ पे रोहिंग्या का रिफ्यूजी क्राइसिस शुरू हुआ था, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स जो है वो शुरू करे, ताकि जो गरीबी है, जो सोशल बैकवर्डनेस है, उसको दूर किया जा सके उस एरिया में। अगर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात करें तो म्यांमार पे जब भी खतरा हुआ है, क्योंकि ये एक सी से सटा हुआ है, तो यहाँ पे अर्थक्वेक एंड साइक्लोन अक्सर आते रहते हैं। तो भारत पहला ऐसा कंट्री होता है जो रिस्पॉन्ड करता है, चाहे वो साइक्लोन मोरा हो जो 2017 में आया था, कोमेन हो जो 2015 में आया था, या फिर अर्थक्वेक हो जो 2010 में आया था। इंडिया पहला ऐसा कंट्री था जिसने इनको सहायता प्रदान की थी। साथ ही साथ इंडिया जो है वो सपोर्ट भी करता है इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में, ताकि ये डिजास्टर से लड़ सके। अगर हम इंडियन कम्युनिटी की बात करें तो यहाँ पे म्यांमार में ऑलमोस्ट 1.5 to 2 मिलियन पीपल जो है वो इंडियन ओरिजिन के रहते हैं और अलग अलग पार्ट्स पे काम करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं डिफेंस कॉपरेशन की। तो इंडियन म्यांमार बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज यानी कि इम्बैक्स, ये दोनों के बीच में एक आर्मी एक्सरसाइज जो है वो होती है। उसके बाद म्यांमार जो है वो की पार्टनर है अगर इंडिया को इंसर्जेंसी फाइट करना है तो। एंड वन मोर थिंग ओवर हेयर इज़, यहाँ पे एक डिफेंस कन्वर्जेंस है इंडिया और म्यांमार का। हुआ ये था ना कि म्यांमार में काफ़ी टाइम तक मिलिट्री रूल था। उस टाइम पे इंडिया जो है, क्योंकि इंडिया डेमोक्रेसी को रिकग्नाइज़ करता है, तो इंडिया के रिलेशनशिप म्यांमार के साथ अच्छे नहीं थे, पर चाइना के थे। चाइना ने सपोर्ट भी प्रोवाइड किया था म्यांमार को। तो इस वजह से म्यांमार जो है, म्यांमार की जो आर्मी रूल थी वो ऑब्वियसली चाइना के ज़्यादा क्लोज थी और इंडिया उस टाइम पे नहीं थी। बट आफ्टर आंग सान सू की डेमोक्रेसी के वापस आने के बाद इंडिया, म्यांमार की जो आर्मी है उन्होंने भी ये चीज़ ऑब्जर्व की और इसको लेके उन्होंने बयान भी दिया हालिया के दिनों में कि चाइना जो है, इनकी जो अराकान फोर्सेस हैं, जो रेबल ग्रुप्स है, इसको ये फंडिंग देता है, इसको ये आर्म्स देता है, ताकि इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसको इंडिया बना रहा है उसको वो हार्म करे, और चाइना के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। तो एक तरह से म्यांमार के अंदर जो है वो प्रॉक्सी ग्रुप्स का गठन कर रहा है चाइना। तो इसीलिए म्यांमार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो इंडिया के साथ डिफेंस में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेशन को बढ़ाए। इसके लिए ज़रूरी है कि इंडियन आर्मी ऑलरेडी जो है वो म्यांमार के जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है, पर ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री हार्डवेयर एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है इंडिया को यहाँ पे। तो दोनों कंट्री का यहाँ पे क्या है, डिफेंस कन्वर्जेंस है। अगर हम कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो है बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म जो है दोनों कंट्रीज़ को बांटता है, साथ ही साथ हमारा एक शेयर्ड हिस्ट्री ऑफ कोलोनिज़म है।
तो हम इस शेयर्ड हेरिटेज पे एक जो नया रिलेशनशिप है उसको बिल्ड कर सकते हैं। इंडिया जो है ऑलरेडी बहुत सारे इनिशिएटिव लिया है इन द कल्चरल स्फीयर, जैसे कि अनंता टेम्पल है बगान में, उसको रिस्टोर करने का काम कर रहा है, उसको रिपेयर करने का काम कर रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे जो पगोडाज हैं जो कि डैमेज हो चुके हैं उसको कंजर्व और रिपेयर करने का काम इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीलेटरल पार्टनरशिप के बारे में। तो म्यांमार जो है वो बिम्स्टेक का पार्ट है, बिम्स्टेक का पार्ट है, उसके बाद आसियान का पार्ट है, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन का पार्ट है, और इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए। सार्क का ये ऑब्जर्वर, सार्क का उसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था इन द ईयर 2008। तो मल्टीलेटरल पार्टनरशिप भी हमारी अच्छी है, जहाँ पे अगर हम मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन में अगर साथ में हैं तो इंडिया को सपोर्ट करने के लिए इंडिया को ज़रूरी है कि म्यांमार को वो हमेशा अपने साथ रखे। अब हम बात करने वाले रोहिंग्या इशू के बारे में। तो रोहिंग्या इशू एक बहुत ही बड़ा हर्डल है बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। हुआ ये है ना कि जब रोहिंग्या का इशू हुआ था तो आपने देखा होगा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे, वी कैन से दैट वाज अ वेरी मायोपिक व्यू ऑफ द मैटर, कि उन्होंने म्यांमार को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया हुआ रोहिंग्या। रिज़ल्ट ये हुआ कि म्यांमार चाइना के और भी ज़्यादा करीब चला गया। तो इसीलिए इंडिया जो है वो कभी भी म्यांमार को रोहिंग्या के इशू पे क्रिटिसाइज़ नहीं करता, बट हाँ इंडिया जो टेररिस्ट अटैक होते हैं इन द रखाइन स्टेट उसको कंडेम ज़रूर करता है, पर कभी भी म्यांमार का ट्रीटमेंट जो है रोहिंग्यास के प्रति उसको उसने कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं किया, क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो म्यांमार के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा चाइना के पास जाने के अलावा। तो इंडिया इस बात को समझता है, इसलिए वो रोहिंग्या के इशू पे म्यांमार को क्रिटिसाइज़ नहीं करता है। और जहाँ तक बहुत सारी वेरियस जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ये कहा गया है कि जो ड्रग स्मगलिंग होती है, जो क्राइम्स होते हैं, जो इन्फिल्ट्रेशन होती है इंडिया में रिफ्यूज़ी के तौर पे, वो मोस्टली रोहिंग्यास के द्वारा की जाती है। तो अगर रोहिंग्या के इशू को सॉर्ट आउट करना है तो इंडिया म्यांमार के रिलेशनशिप को अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब हम बात करेंगे कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में चैलेंजेस क्या हैं। हमने कोऑपरेशन के बारे में बात कर ली, अब हम एक एक करके चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला चैलेंज तो वही है इंटरनल सिक्योरिटी। मैंने आपको कहा कि बॉर्डर जो है वो पोरस है, इन्फिल्ट्रेशन बहुत आसानी से होता है, इंसर्जेंट ग्रुप अटैक करके वहाँ पे चले जाते हैं। ड्रग्स, ये एरिया जो है ओपीएम का कल्टीवेशन करता है, गोल्डन ट्रायंगल का पार्ट है, आर्म्स की ट्रैफिकिंग होती है। तो सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ाने की आवश्यकता है, अभी उतना अच्छा है नहीं। दूसरी चीज़ है हमारा ट्रेड। ट्रेड जो है वो बहुत ही कम है अगर हम चाइना से कंपेयर करें, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है करने का। ट्रस्ट डेफिसिट है, यानी कि विश्वास की कमी है, क्योंकि इंडिया प्रोजेक्ट्स तो है, जैसे कि कलादान प्रोजेक्ट है, काफ़ी टाइम से पूरा नहीं हो रहा, ट्रायलेटरल प्रोजेक्ट है। तो एक तो इस वजह से भी पूरा नहीं हो रहा क्योंकि चाइना यहाँ अपनी प्रॉक्सी ग्रुप्स करता है जहाँ पे अटैक होते रहते हैं, इंडियन इंजीनियर्स जो हैं उनको किडनैप कर लिया जाता है। दूसरा ये भी है कि इंडिया का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है व्हेन इट कम्स टू नेबरहुड कंट्रीज़, वो यही है कि इंडिया प्रॉमिसेस तो करता है पर उसको टाइमली फुलफिल नहीं कर पाता। तो एक ट्रस्ट डिफिसिट है, एक अविश्वास है, यहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है। चौथा इशू रोहिंग्या क्राइसिस है। रोहिंग्या ऑब्वियसली आपको पता है म्यांमार का है, देन बांग्लादेश, इंडिया, कम से कम 1 लाख रोहिंग्या जो है अभी इंडिया में रह रहे हैं इलीगली। और अगर जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें तो वहाँ बहुत सारी रिपोर्ट्स आए जो कहते हैं कि किस तरह से उन्होंने आर्मी के आसपास जो है वो झुग्गी झोपड़ियाँ बना ली है, जो एक थ्रेट है हमारे लिए। तो रोहिंग्या का इशू एक अनदर टॉपिक है। एंड सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है चाइना। चाइना के बारे में हम विस्तृत तौर पे बात करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने आपको पहले बताया कि जब मिलिट्री रूल था म्यांमार में, वो टाइम था जब म्यांमार जो है वो कम्प्लीटली चाइना के पास चला गया, क्योंकि इसको कहीं और से सपोर्ट मिला नहीं था, इंडिया ज़्यादा इसको रिकग्नाइज़ करता नहीं था। उसके बाद दूसरा एक टाइम आया रोहिंग्या क्राइसिस के टाइम पे, जब वेस्ट ने म्यांमार को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, बहुत सारे बैन्स लगाए, आंग सान सू की बहुत सारे मेडल्स, बहुत सारे अवार्ड्स वापस ले लिए गए। इस टाइम पे भी चाइना ने इनको सपोर्ट करा था। तो द रीज़न वाई म्यांमार एंड चाइना आर वेरी क्लोज यही है कि जब आपको कोई प्रोटेक्ट नहीं करता, कोई एक नेशन, बड़ा नेशन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो आप उसके ऑब्वियसली क्लोज जाएंगे। दूसरी बात यह है कि चाइना के पास पैसे बहुत हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वो करता है। इंडिया इन्वेस्टमेंट उतना नहीं कर सकता जितना चाइना करता है। एक इन्वेस्टमेंट का उदाहरण मैं आपको देती हूँ, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, CMEC। जिस तरह से आपको CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऑन द वेस्ट ऑफ इंडिया, ऑन द ईस्ट ऑफ इंडिया इट इज़ CMEC। सिमिलर वो हमारा अरेबियन ओशन में है, अरेबियन सी में है, और ये हमारा बे ऑफ बंगाल के आसपास है। अगर हम CMC के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो हुआ ये था कि ब्रिटिश राज जो है वो चाइना को म्यांमार से कनेक्ट करना चाहती थी इन द लेट 19th सेंचुरी, और इसके लिए इंडियन रेलवे ने पूरा का पूरा एरिया को सर्वे भी किया था कि किस तरह से अराकान कोस्ट जो है वो म्यांमार का, उसको यूनान जो चाइना का प्रोविंस है उससे जोड़ा जाए, पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। तो अगर हम
ईसी के बारे में बात करें तो एक तरह से चाइना जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो विजन था उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। अगर मैं आपसे समझने का प्रयास करें तो कनमिंग है चाइना में, इससे कनेक्ट होगा मांडले, इससे कनेक्ट होगा एक पोर्ट क्वांगफू एंड देन यांगून शहर। ये हमारा चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इंडिया के लिए इसका क्या इम्पैक्ट होगा, स्पेशली इस कॉरिडोर का, तो ये एक तरह से आपको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का पार्ट है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल क्या है आपको ऑलरेडी पता है, बहुत सारे पोर्ट्स इंडियन ओशन के रीजन में, और साथ ही साथ इंडिया को किस तरह से इंगल्फ करने की कोशिश की जा रही है। देन इकोनॉमिक एज वेल एज स्ट्रैटेजिक राइज हो रहा है इंडिया का इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडिया इसके लिए क्या कर सकता है, तो लाइक माइंड कंट्रीज़ के साथ कॉपरेशन कर सकता है, जैसे कि जापान। एक्ट ईस्ट पॉलिसी को जो है हम ज़्यादा शार्पन कर सकते हैं। एंड इंडिया एक और चीज़ कर सकता है, डैट इज़ BCIM जो रूट है इसको रिवाइव करने का कोशिश कर सकता है। यहाँ पे क्या है ना कि सेम कनमिंग जो है चाइना का, वहाँ से आप मांडले आएंगे और यहाँ जाने के बजाय, मतलब वो तो रहेगा ही, पर कनमिंग से मांडले, उसके बाद आप आ जाइए बांग्लादेश के ढाका एंड देन कोलकाता। तो कोलकाता, ढाका, मांडले एंड कनमिंग, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश एंड इंडिया, इस 4 कंट्रीज़ को ये जुड़ने का काम करेगा। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है इंडिया के पास इन रिस्पॉन्स टू चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब हम बात करने वाले हैं कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, आगे की राह क्या हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम 3C के बारे में बात करेंगे, कनेक्टिविटी, कॉमर्स एंड कल्चर। कल्चर सॉफ्ट पावर के लिए बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट डेफिसिट को दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। कॉमर्स, ट्रेड हमारा बहुत ही कम होता है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है ट्रेड के बारे में, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो या फिर हाई एंड स्मार्टफोन्स हो, एक्सपोर्टिंग सीमेंट्स हो, फर्नीचर, FMCG, एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, टाउनशिप्स, लो कॉस्ट हाउसिंग डेवलपमेंट, पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इंडियन कंट्रीज़ के लिए। साथ ही साथ म्यांमार जो है एक इमर्जिंग कंज्यूमर मार्केट है, वो 60 मिलियन पीपल, तो इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए बहुत बड़ा मार्केट होगा। यहाँ पे इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट कर सकती है चीज़ें, तो कॉमर्स में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। कनेक्टिविटी मैंने आपको पहले ही कहा, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट एंड एशियन ट्राइलेटरल जो हमारा प्रोजेक्ट है वो। तो कनेक्टिविटी बनाने की आवश्यकता है, कॉमर्स एंड कल्चर, ये 3C है। बॉर्डर मैनेजमेंट रेगुलेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, जो इन्फिल्ट्रेशन होता है, वो सब चीज़ों को रोका जा सके। इम्प्लीमेंटेशन इज़ द की, यानी कि जो प्रोजेक्ट्स इंडिया लेता है, चाहे वो डेवलपमेंट असिस्टेंट हो, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, उसको टाइमली इम्प्लीमेंट करे। क्योंकि इंडिया के साथ यही दिक्कत है, जो बाकी सारे कंट्रीज कंप्लेन करते हैं कि इंडिया इम्प्लीमेंट नहीं करता, कहता तो है लेकिन ग्राउंड पे नहीं आता। गुजराल डॉक्ट्रिन ये कहता है कि जब आप अपने से छोटे देशों के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो आपको थोड़ा सा लीनियंट होना पड़ता है, चाहे आप उनको लोन्स दें या फिर कुछ भी दें, तो आपको ज़्यादा आगे बढ़ के एक तरह से आपको हाथ पकड़ के उनके साथ चलना पड़ता है। तो यहाँ पे जब हम म्यांमार के बारे में बात करेंगे तो हमें गुजराल डॉक्ट्रिन को फॉलो करने की ज़रूरत है, और जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें हमें म्यांमार को प्रायोरिटी देने की आवश्यकता है। एक और एरिया है जहाँ पे हम कर सकते हैं इनके साथ कोलैबोरेशन, वो है एग्रीकल्चर, क्योंकि यहाँ पे राइस कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है, इंडिया के पास एक्सपर्टीज़ है इन राइस। तो इस तरह से बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे हम म्यांमार के साथ और भी ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वॉज एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हैप्पी लर्निंग।